हेलो एवरीवन, हमारी लिसन जीके की सीरीज़ चल रही है। तो यहाँ हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पर्शियन इन्वेजन के बारे में पढ़ा था और इस इन्वेजन के इफ़ेक्ट क्या थे वो भी हमने लास्ट क्लास में देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे मैसिडोनियन इन्वेजन के बारे में, जो था अलेक्जेंडर का 326 बीसी में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था और वो बाय बर्थ प्रिंस ऑफ मैसिडोनिया थे। तो मैसिडोनिया जो है रीजन, वो ग्रीक में एक स्मॉल स्टेट था। तो 333 बीसी में अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के किंग बने अपने फादर फिलिप को सक्सीड करके। तो अलेक्जेंडर को सिर्फ 2 ही साल लगे पूरे ग्रीक को यूनिफाइड करने में और 334 बीसी तक पूरे ग्रीस को कॉन्कर कर लिया। बट यहाँ क्या हुआ, अलेक्जेंडर के सामने एक बड़ा चैलेंज था पर्शियन एम्पायर, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो किस तरह से पर्शियन एम्पायर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो था कब्जा किया था, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या था, अलेक्जेंडर के टाइम जो था पर्शियन का किंग था डेरियस थर्ड, और फिर अलेक्जेंडर ने डेरियस थर्ड को 331 बीसी में बैटल ऑफ अर्बेला में डिफीट करके पूरे पर्शियन एम्पायर को एनेक्स कर दिया। ठीक है, और एनेक्स करने के बाद जो पर्शियन एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, उसका द एंड आ चुका था। तो इस तरह अलेक्जेंडर का एम्पायर 327 बीसी तक हिंदी कुश माउंटेन तक पहुंच गया था, यानी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक पहुंच चुका था। और अब अलेक्जेंडर का नेक्स्ट टारगेट था इंडिया को एनेक्स करना। अलेक्जेंडर का हमेशा से एम्बिशन था, वो हमेशा से इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा से इंडिया की वेल्थ के बारे में सुना हुआ था। इंडिया की वेल्थ के बारे में किस्से सुने हुए थे, काफ़ी सारे स्टोरीज सुनी हुई थी। तो और इसके अलावा क्या था, उस समय की जो ज्योग्राफिकल नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया की ईस्ट बाउंड्री जो थी वो वर्ल्ड की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हुआ करती थी। तो अलेक्जेंडर को लगा कि अगर वो इंडिया को कॉन्कर करता है तो वो पूरे विश्व को कॉन्कर कर लेगा। तो इसीलिए अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में अटैक किया। और हम सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये रीजन जो था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन था वो काफ़ी ही फ्रेगमेंटेड था, वो पहले से ही काफ़ी फ्रेगमेंटेड था। यहाँ पे कई सारी प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था वो अलेक्जेंडर के लिए कॉन्कर करना काफ़ी इजी लग रहा था। तो यहाँ पे क्या था, नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो था 2 मेन रूलर हुआ करते थे, अम्बी और पोरस। तो अम्बी जो था वो तक्षशिला का रूलर था और तक्षशिला इंडस और झेलम रिवर के बीच में लोकेट था, और झेलम और चिनाब के बीच की टेरिटरी पे पोरस का रोल हुआ करता था। तो देन उसके बाद क्या था, इंडिया में एंटर करने के लिए अलेक्जेंडर को हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करना था। तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने खैबर पास के थ्रू हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया। देन अलेक्जेंडर के तक्षशिला पहुंचने पे तक्षशिला के किंग जो था अम्बी, उसने बिना लड़े ही हार मान ली, क्योंकि अम्बी ने अलेक्जेंडर के ब्रेवरी के काफ़ी किस्से सुने हुए थे। तो अम्बी को लगा कि वो अलेक्जेंडर से कभी जीत नहीं पाएगा। तो अब क्या था, अलेक्जेंडर के पास तक्षशिला रीजन आ चुका था। तो देन उसको क्या था, तक्षशिला आने के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया, जिसमें उसने पोरस को सरेंडर करने के लिए बोला। और उसको लगा था कि पोरस भी अम्बी की तरह सरेंडर कर देगा, ये काफ़ी इजी होगा उसके लिए काफ़ी इजी होगा आगे जो था ईस्टवर्ड एक्सटेंड करने के लिए, ईस्टवर्ड जो था टेरिटरी गेन करने के लिए। बट क्या था, पोरस ने सरेंडर नहीं किया और उसने लड़ने का फैसला कर लिया। तो इस तरह क्या था, अलेक्जेंडर के झेलम रिवर क्रॉस करने पे पोरस के साथ
एक फेमस बैटल हुआ जो था बैटल ऑफ हाइडापास, ठीक है, और जिसको हम बैटल ऑफ वितास्ता भी बोलते हैं, क्योंकि जो झेलम था उसको ग्रीक भाषा में हाइडापास कहते हैं और वितास्ता जो है वो झेलम का एंशियंट नेम था, ठीक है। तो और क्या था, ये बैटल जो था बैटल ऑफ हाइडापास वो 326 बीसी में हुआ था। तो एट लास्ट क्या हुआ, यहाँ पे पोरस जो था बैटल में हार गया, बट पोरस के करेज से, जो उसकी बहादुरी थी, उसकी वजह से अलेक्जेंडर काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ और अलेक्जेंडर ने पोरस का सारा किंगडम उसको वापस कर दिया। तो इस तरह क्या था, पोरस अब अलेक्जेंडर का गवर्नर बन गया और गवर्नर के फॉर्म में काम करने लगा। तो पोरस के बाद अब क्या था, अलेक्जेंडर चिनाब के आगे बढ़ता है और चिनाब और ब्यास रिवर के बीच रहने वाली सभी लोकल ट्राइब्स को सप्रेस करता है। अलेक्जेंडर व्यास रिवर तक पहुंच गया था। तो व्यास रिवर के आगे क्या था, मगध रूल हुआ करता था। तो अब क्या था, जो अलेक्जेंडर ब्यास रिवर को क्रॉस करके मगध से लड़ने की तैयारी ही कर रहा था, बट क्या था, अलेक्जेंडर की आर्मी काफ़ी थक चुकी थी। उसकी आर्मी ने इतने सारे वॉर जो थे वो जीत के आई हुई थी और इन सारे वॉर में उसको 10 साल हो गए थे अलेक्जेंडर की आर्मी को लड़ते हुए। तो वो काफ़ी थक चुके थे, उनको अब आगे जाने का बिल्कुल भी, जो कह सकते हैं कि मन नहीं था, या फिर वो अब आगे लड़ नहीं सकते थे। तो इसके बाद क्या था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि इंडिया का जो हॉट वेदर था वो भी इनको सूट नहीं कर रहा था, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसको सूट नहीं कर रहा था। तो काफ़ी सारे सोल्जर्स यहाँ बीमार होने लगे और फिर क्या हुआ कि अलेक्जेंडर को धनानंद की ह्यूज आर्मी के बारे में भी पता चला। तो धनानंद की जो आर्मी थी वो अलेक्जेंडर की आर्मी से काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी ह्यूज थी, और धनानंद की जो आर्मी से अलेक्जेंडर इतने वॉर के बाद कभी नहीं जीत सकता था। तो ये उसको पता था कि वो धनानंद की आर्मी का सामना नहीं कर पाएगा। तो इन सब रीजंस की वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया और आगे जाने से मना कर दिया। तो फिर अलेक्जेंडर को मगध एम्पायर से वॉर करने का प्लान क्विट करना पड़ा। उसको नहीं लग रहा था कि वो मगध से आगे वॉर कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलेक्जेंडर को व्यास रिवर से ही रिट्रीट करना पड़ा, यानी कि वहाँ से व्यास रिवर से ही उसको वापस जाना पड़ा, लौटना पड़ा। बट क्या हुआ, वापस जाने से पहले जो टेरिटरीज एक्वायर की थी अलेक्जेंडर ने, उसमें इंडस और झेलम के बीच जो था रीजन, उसको अम्बी को वहाँ का गवर्नर बना दिया और झेलम और चिनाब के बीच की टेरिटरी में पोरस को गवर्नर बना दिया। और फिर क्या हुआ, जो पंजाब के वेस्ट की जो टेरिटरीज थी उनको प्रोविंसेस में डिवाइड करके ग्रीक गवर्नर्स को प्लेस कर दिया वहाँ पे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या था, जो प्रोविंसेस थी वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को गवर्नर बना दिया। और फिर अलेक्जेंडर 323 बीसी में बेबीलोन पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या था, काफ़ी बीमार हो चुका था और अल्टीमेट उसकी वहाँ डेथ हो गई 323 बीसी में। तो ये था हमारा अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में। तो मैसेडोनियन इन्वेजन भी इसको बोलते हैं, जो हुआ था हमारा 326 बीसी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी को कवर करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।